अब ये 60 रोज़ा जो रोड मैप मंजूर करने की बात की जा रही है, आपको लगता है कि ये जो एक्सपेक्टेशन थी इस राउंड से वही मुकम्मल हुई है और ये जो 60 रोज़ का टाइम फ्रेम है, अब इस पर फॉर्मली डिस्कशन का जो आगाज़ हो रहा है, हुर्मस का मामला हो या फिर फाइनेंशियल जो कंसेशंस हैं, जिसमें जो सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट हैं ईरान के, वो ये कह रहे हैं कि अगले कुछ रोज़ में जो हमारे फ्रोज़न एसेट्स थे उनका इस्तेमाल भी हम शुरू कर देंगे, तो अमेरिका ने फिर गिव अप कर दिया। ये बहुत बड़ा स्टांस जो ओबामा रेजीम पे तनकीद होती थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ही हिमसेल्फ हैज़ डन दिस। ये बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपने इनवाइट किया। प्रेसिडेंट ट्रंप तो ओबामा की डील को कह रहे थे कि वर्स्ट डील इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और उस वक्त ऑलमोस्ट 3.9 तक इनरिचमेंट इजाजत थी और जाहिर है वो कैप किया हुआ था, एक्सेस अवेलेबल था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, फिर इंस्पेक्शन भी हुई थी। अब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात हो जरूर रही है, एंगेजमेंट की हो रही है, उनके जो बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स हैं उनकी बात नहीं हो रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ आपने बता दिया। तो देखिए ये सारा डिपेंडेंट होगा कि बहुत सारे ऑप्टिक्स जो हैं इस वक्त वो अवॉइड किए जा रहे हैं, इसलिए दोनों नैरेटिव्स, दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। ईरान का नुकसान बहुत हुआ, ह्यूमन लॉसेस हुए, लीडरशिप शहीद कर दी गई, बच्चियां शहीद हुई तकरीबन 160। तो ईरान एक हर्टफुल प्रोसेस से गुजर रहा है। वो नहीं चाहता कि सेलिब्रेटिव पिक्चर्स, हैंडशेक एंड स्माइल्स एक्सचेंज की जाए। नंबर वन, उनकी अपनी सेंसिटिविटी है, अमेरिका से ज्यादा है। दूसरी बात एक है, अमेरिका क्योंकि अभी भी सुपर पावर है, अगर हम कहते हैं उनके 43 जहाज, 43 जहाज गिर गए हैं, तो उनके पास तो 6,500 जहाज हैं उनके मरीन और नेवी और एयरफोर्स के पास। तो नुकसान तो इंटेंजिबल एक चीज है। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका बहुत सारी जो रिलैक्सेशन देगा वो जरूरी नहीं कि हर चीज पब्लिक की जाए, कुछ अरसे बाद पता लगेगा, कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी में हो गए, कुछ के नाम बदल दिए जाएंगे। अभी जो कहा जा रहा है कि इतने $1 बिलियन रिलीज किए जाएंगे, वो यूएई का नाम लिया जा रहा है, और वो ये नहीं कहा जा रहा कि हम पैसे दें। अमेरिका ने ये कहा है, प्रेसिडेंट ने, कि अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा नहीं जाएगा, वो कहीं से दिलवा सकते हैं। नाम डेवलपमेंट का हो सकता है, रिहैबिलिटेशन का हो सकता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का हो सकता है, किसी खालिद साहब, सॉरी टू कट यू हियर, खालिद साहब, ये गल्फ के जो पार्टनर्स हैं अमेरिका के, बी इट यूएई और एनी अदर कंट्री, वो अमेरिका से ये सवाल नहीं करेंगे कि हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जिम्मेदारी आपने ली थी, एक तो हम बॉम्ब भी हुए, दूसरी बात यह है कि पैसे भी हमसे आप दिलवा रहे हैं, सो हाउ इज दिस फेयर? ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इसका जवाब देना चाहिए मुझे। वो इसलिए कि देखिए, अब ये तमाम हम मीडिया पर, मैं अभी एक चैनल पर बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी अब तो एक नया नेटो बन जाना चाहिए। मैंने कहा ये विशफुल हो सकता है, ये अब हमारा ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मटेरियलिस्टिक एक और चीज है कि फिजिकल काइनेटिक डिस्ट्रक्शन क्या हुई है। दूसरी, इन मुल्कों की अमेरिका के साथ ऑब्लिगेशन क्या है, कितनी ज्यादा ऑब्लिगेटरी है अंडर द एग्रीमेंट, बायलैटरल, मिलिट्री टाइज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट सप्लाई, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। मैं नेगेटिव नहीं साउंड करना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन मुल्कों को ये देखना पड़ेगा कि निकल सकते हैं अमेरिकन इन्फ्लुएंस से। अगर अब नहीं निकल पाए तो कभी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि एक न्यू फाउंड रियलिज्म तो इन तमाम मुल्कों के लोगों के तो कम से कम जरूर आया है, और मिडल ईस्ट के तमाम मुल्क के। लेकिन अगर कोई मुल्क अभी भी ऑब्लिगेटरी है तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसकी कुछ मजबूरियां होंगी या टाइज ऐसे होंगे। तो ये मैं नहीं कह रहा कि तमाम के तमाम ममालिक ऐसा ही करेंगे कि वो कंपनसेशन देंगे और डायरेक्ट ईरान को पेमेंट करेंगे। यूएई का नाम लिया जा रहा है, पॉसिबली वो क्या होगा, क्या शक्ल होगी, निकलना डिपेंडेंट होगा एक न्यू फाउंड रियलिज्म के तहत कि उनकी बॉन्डेज कितनी है। आई थिंक उस पर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिकन इन्फ्लुएंस कॉम्प्रोमाइज हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ईरान का इन्फ्लुएंस बड़ा है डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजनल जो जीसीसी के ममालिक, उन पर तो उन्होंने हमले किए, तो इसलिए वो गुडविल नहीं है। लेकिन अगर ईरान के साथ कोरिया और इंडिया और जापान अगर डायरेक्ट नेगोशिएट करता रहा है पिछले दिनों में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका मतलब न्यू फाउंड एक रियलिज्म या एक इन्फ्लुएंस तो ईरान का बड़ा है। तो उस पर डिपेंडेंट होगा इसका आउटकम। आखिरी जुमला एक जरूर, अभी लेबनान के बारे में आमिर साहब बात कर रहे थे। देखिए, ईरान की इस वक्त नंबर 1 सेंसिटिविटी न्यूक्लियर या स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वो नहीं है, उसकी लेबनान है। अगर आप ये पूरा जो उनका एमओयू हुआ है उसको गौर से देखें तो पहले पैराग्राफ के अंदर 3 जगह लेबनान का जिक्र है। दैट टेल्स यू द सेंसिटिविटी ऑफ ईरान। तो ईरान इस वक्त ज्यादा सेंसिटिव है कि पहले उसकी बात होगी तो। और आपने देखा कि ईरान बमबारी ना बंद होने पर पिछले दिनों टास्क 2-3 दफा सस्पेंड हुए थे क्योंकि इजराइल बाज नहीं आ रहा था। तो मैं सपोर्ट में कहना चाह रहा हूं कि ईरान इस वक्त सबसे नंबर 1 सेंसिटिविटी है कि होल्ड करती है ये सीज फायर या नहीं करती। खालिद साहब, ये जो एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट भी है डोनाल्ड ट्रंप का 2020 का, जो एक रिपोर्टर ने भी उसका तस्करा किया ट्रंप के सामने, और वो ये था कि ट्रंप ने ये कहा कि ईरान मे हैव लॉस्ट मैनी वॉर्स बट दे हैव नेवर लॉस्ट अ नेगोशिएशन।
आज बजाते ख़ुद वो इसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं कि जिस तरह से नेगोशिएट किया है ईरान ने, जिसमें रिपीटेड विड्रॉल्स थे, आने से इनकार कर दिया, प्रेशर नहीं लिया, मिलिट्री जो कॉन्सिक्वेंसेस की धमकियां थी उसको भी उसी तरह रिस्पॉन्ड कर दिया। आपको लगता है कि नेगोशिएशन टेबल पे जो टेक अवे है वो ईरान का अमेरिका से ज़्यादा है बिकॉज ऑफ देयर स्किल जो डिप्लोमेसी में है? इंसिडेंटली मैं एक आप दिलचस्प बात से शुरू करता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट तकरीबन 19 किताबों के मुसन्निफ है, और सबसे दिलचस्प बात है उनकी बेस्ट सेलिंग बुक है द आर्ट ऑफ द डील, 1987 में लिखी गई थी। और उसके बाद बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उनकी 4 किताबें ऑलमोस्ट ये ईरान की स्टोरी ही कहती हैं। पहली किताब है द आर्ट ऑफ द डील, दूसरी है सर्वाइविंग एट द टॉप, तीसरी है द आर्ट ऑफ कम बैक, और चौथी है क्रिपल्ड अमेरिका। तो आप डॉट्स कनेक्ट कर लें, इत्तेफाक से टाइटल्स मिल गए हैं या इत्तेफाक से इंसिडेंटली ऐसा हो गया। अब क्रिपल्ड अमेरिका उस वक्त उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा को टीज किया था, बेसिकली 2015 में, तकरीबन 10 में लिखी थी उन्होंने। तो जब प्रेसिडेंट ओबामा को टॉन्ट करते वो कह रहे थे कि इन्होंने अमेरिका को क्रिपल कर दिया। अब ये तो तारीखदान लिखेंगे कि प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस या मिलिट्री माइट या एक रीजनल जो था उनकी, जिसको कहते हैं कि डेटरेंस, उस वक्त ज्यादा थी या आज ज्यादा है। तो आई थिंक ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने रियलाइज अप कर लिया है, इसीलिए आपको इजराइल के खिलाफ डाइवर्जेंट नजर आ रही हैं। ये वही मुल्क है जिसके साथ इंतहाई कन्वर्जिंग उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे 3 महीने 4 महीने पहले। उनका टेक होम एक जैसा था। जब फतह नहीं उस तरह हासिल हुई, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उस तरह नहीं हासिल हुए, तो डाइवर्जेंट हो गए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को लगा कि ना उन्होंने सिर्फ उनका नाम एक एम्बैरेसमेंट की तरफ किया है, बल्कि उनके लिए शायद दिन ब दिन इस ग्रेव सिचुएशन से पुल आउट करता मुश्किल होता जाना था। और आई थिंक टाइमली किया है। आने वाले वक्तों में डिपेंडेंट होगा कि जो डील हुई है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट इस वक्त कितना सीरियसली, कितना इफेक्टिवली उसको मैनिफेस्ट कर पाते हैं। अगर उन्होंने इसको मैनिफेस्ट ना कर पाए, दैट मींस वायलेशन होती रही। जैसे मैंने अर्ज किया कि जो एग्रीमेंट हुआ है, अगर आप क्लोजली देखें तो 3 दफा जिक्र है लेबनान का पहले पैरा के अंदर। पहले पैराग्राफ का 3 दफा का मतलब है कि ईरान की सेंसिटिविटी कितनी है। अगर ईरान मैनिफेस्ट करवा पाया और प्रेसिडेंट ट्रंप इन्फोर्स कर पाए तो आई थिंक आगे आने वाले वक्तों में अच्छा। खालिद साहब, सॉरी टू कट यू हियर, जो इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि जो हमने लेबनान के अंदर एक सिक्योरिटी जोन कायम किया उसको हम होल्ड करेंगे एज लॉन्ग एज वी वुड रिक्वायर, तो आपको लगता है कि लेवरेज है अब भी अमेरिका का इतना ज़्यादा कि वो पार्टी टू द एग्रीमेंट ना होने के बावजूद इजराइल को कन्विंस करेगा कि आपने बॉम्ब नहीं करना फर्दर? देखिए, ये तो डिपेंड करेगा, बिकॉज ईरान ने तो जो इसकी फोर्सेस हैं, हिजबुल्लाह पर्टिकुलरली, इसको बहुत ज्यादा ओनरशिप दी है। आपने देखा 2-3 दफा मुज़ाकरात सस्पेंड भी हुए, जो लास्ट मिनट ऐसा लगता था कि शायद जंग दोबारा शुरू हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने भी रिटेलिएट किया। तो आई थिंक मैं जैसे पिछले सवाल के जवाब में अर्ज कर रहा था कि डिपेंड करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप कितना इफेक्टिवली मैनिफेस्ट कर पाते हैं और कितना बेहतर मैनेज कर पाते हैं। और इससे डिसेंट लफ्ज में इस्तेमाल नहीं कर सकता प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कि नेतन्याहू को कितना डिसेंट मैनेज करते हैं। अगर वो इफेक्टिवली मैनेज कर पाए, खासतौर पर लेबनान की जो बात हो रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी कम से कम रिवाइव होने के चांसेस हैं। क्योंकि देखिए, पहले तो वो निकल आए ये कह के कि शायद मिसलीड किया गया या इन्फॉर्मेशन नहीं थी या डाटा पूरा नहीं था, जो भी है। लेकिन दुनिया कैसे लुक दी अदर साइड करेगी जब प्रेसिडेंट ट्रंप मैनिफेस्ट भी ना कर पाए। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान की उस बात को एक और तकवीत मिलेगी कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इफेक्टिवली ना कर पाए तो ईरान की बात को दुनिया ज्यादा मानेगी कि ये जंग इनिशिएट, प्लान, एग्जीक्यूट और कंक्लूड भी सारी की सारी इजराइल की मर्जी से हुई है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त ईरान को ये परसेप्शन है कि ये जो यहाँ की पॉलिसी है, जो सिक्योरिटी ऑर्डर है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ये चाहते हैं, उनके ईरानियों की नजर में, कि वो चाहते हैं कि ये यूएस डिजाइंड हो, इजरायली लेड हो, सबसर्विएंट हो ईरान इसके अंदर, और कॉम्प्रोमाइज मिडल ईस्ट हो। ये उनकी विश लिस्ट थी शायद प्रेसिडेंट ट्रंप की, बैक्ड बाय नेतन्याहू। तो डिपेंड करेगा कि वो निकलते आगे वाले दिनों में कैसा उसको मैनेज करते हैं।